नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है सभी को। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था भारतीय इतिहास के अंतर्गत। दोस्तों बहुत अच्छा आपका टॉपिक था। यहाँ से आपकी प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों क्वेश्चन आपका जरूर आता है। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों देखिएगा, आपका जो टॉपिक है उसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। आपका टॉपिक चल रहा था दोस्तों भारतीय इतिहास के अंतर्गत वर्धन राजवंश। वर्धन राजवंश के बारे में दोस्तों अपन ने पिछली क्लास के अंतर्गत देखा था कि वर्धन राजवंश की शुरुआत हमारे देश के कौन से क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी और किस व्यक्ति के द्वारा इस वंश का स्थापना की गई। तो उसके बाद में दोस्तों अपन ने देखा था कि जो आपका थानेश्वर जो स्थान है दिल्ली और पंजाब हरियाणा के जो आसपास का आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र को ही प्राचीन काल में या वर्धन राजवंश के काल में थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। उसी पर दोस्तों इस वर्धन राजवंश के शासकों ने अपना शासन किया और उसके बाद में अपन देखते हैं कि इस वंश का महान और प्रतापी जो आपका शासक था उसी के बारे में आज अपन ऐसे क्लास के अंतर्गत देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वंश का महान और प्रतापी जो आपका शासक था हर्षवर्धन था। भारतीय इतिहास में दोस्तों अंतिम हिंदू सम्राट भी कई इतिहासकारों ने इसको कहा है। क्यों? क्योंकि अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने दोस्तों लगभग आपके 6वीं 7वीं शताब्दी में इस भारत भूमि पर या उत्तर भारत की जो आपकी भौगोलिक पृष्ठभूमि है इस पर दोस्तों इसने एक महान साम्राज्य स्थापित किया। उसी के बारे में दोस्तों आज अपन देखते हैं। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं वर्धन राजवंश के बारे में। देखिए दोस्तों, वर्धन राजवंश के बारे में अपन देख रहे थे कि हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार। हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार की हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में कौन कौन से क्षेत्रों पर दोस्तों इसने अपने विजय प्राप्त करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया, उसके बारे में अपन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों कि हर्षवर्धन का जो आपका क्षेत्र है ये दोस्तों आपका हिमालय पर्वतमाला है। कल भी अपन ने देखा था कि इसके साम्राज्य विस्तार का ये आपका बंगाल की खाड़ी है। ये आपका दोस्तों अरब सागर है। और दोस्तों देखिएगा कि हर्षवर्धन का जो आपका शासन था यहाँ दोस्तों आपका थानेश्वर है और यहाँ दोस्तों आपका कन्नौज है। इन दोनों क्षेत्रों पर दोस्तों हर्षवर्धन ने अपने समय में शासन किया था इस भारत भूमि पर। यहाँ दोस्तों आपका कन्नौज देखिएगा कि इसके शासन काल में जो भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि है उसके दौरान देखते हैं दोस्तों कि यहाँ का जो क्षेत्र आपका वो गुर्जर प्रतिहारों का था। किस वंश का था दोस्तों? गुर्जर प्रतिहारों का। यानी कि लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों ने भी अपना जो क्षेत्र था वो इस भारत भूमि पर दोस्तों उन्होंने अपना विस्तार और अपना वंश स्थापित किया। उसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं तो दक्षिण भारत में एक महान जो आपका वंश था दोस्तों चालुक्य वंश। कौन सा वंश है? चालुक्य वंश। इस वंश ने भी दोस्तों दक्षिण भारत में अपने पराकाष्ठा अपने सर्वोच्च स्तर पर इसने पहुंचा देते। तो ध्यान देना दोस्तों, जब आपका हर्षवर्धन शासक बनेगा तो दोस्तों इस हर्षवर्धन को इधर गुर्जर प्रतिहारों से और दक्षिण में इधर आपके चालुक्य वंश के शासकों से संघर्ष करना पड़ेगा, जब जाकर के आपका साम्राज्य का विस्तार होगा। तो देखिए दोस्तों, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपने आसपास के कई क्षेत्रों पर दोस्तों छोटे छोटे राजाओं और शासकों को पराजित करके इसने अपना वर्धन वंश की जो प्रतिष्ठा थी, जो अपना क्षेत्र था भौगोलिक पृष्ठभूमि पर, उसको अपने सर्वोच्च स्थिति में पहुंचा दिया था। तो एक बार देखने का प्रयास करना दोस्तों कि इसने सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों हर्षवर्धन ने दोस्तों अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने
किस पर आक्रमण किया, देखिए बताने का प्रयास करने के लिए दोस्तों गुजरात का एक छोटा सा क्षेत्र है वल्लभी। हर्षवर्धन ने दोस्तों अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सर्वप्रथम गुजरात के क्षेत्र है वल्लभी पर इसने आक्रमण किया दोस्तों और वहां के शासक को पराजित कर दिया। ये दोस्तों अपने इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ध्यान देना दोस्तों कि जब आपके हर्षवर्धन ने इस वल्लभी पर दोस्तों आक्रमण किया, ध्यान देना दोस्तों, जब हर्षवर्धन ने इस वल्लभी पर आक्रमण किया तो दोस्तों इसने दक्षिण भारत के महान शासक चालुक्य वंश का दो आपका कौन है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय और दोस्तों हर्षवर्धन की जो सीमाएं थी वो आपस में टकराने लग गई। ध्यान देना दोस्तों कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक था, इन दोनों महान राजाओं की जो भौगोलिक सीमाएं थी वो दोस्तों आपस में टकराने लग गए। जैसे ही दोस्तों हर्षवर्धन ने वल्लभी पर अधिकार किया तो दोस्तों दक्षिण भारत के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को अच्छा नहीं लगा और दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के ऊपर आक्रमण किया और दोस्तों इस आक्रमण में आपके हर्षवर्धन को पराजित करे देता। एक बार देखना दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे जो आपका यह युद्ध हुआ वो दोस्तों भारतीय इतिहास के अंतर्गत सर्वाधिक प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। ध्यान देना दोस्तों, इस युद्ध का उल्लेख अपन पिछले देख चुके हैं कि ऐहोल अभिलेख के अंतर्गत हमें इस युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता। ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे दोस्तों तो आपका जो क्वेश्चन आएगा, मैं आपको वादा दिलाता हूं कि इसे यहां से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। ध्यान देना दोस्तों, अच्छी तरीके से इसको देखना, इसको पढ़ना और इसको समझना दोस्तों। एक बार ध्यान से देख करके बहुत मजा आएगा, लेकिन दोस्तों आपके इतिहास का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। क्या बात है दोस्तों, आज तो मजे कर दिए भाई। देखिए आगे चलते हैं अपन दोस्तों। हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार की स्थिति अपन देख रहे थे इतिहास के अंतर्गत दोस्तों कि यह कैसे भारत का एक महान सम्राट और महान शासक कैसे बना, उसी के बारे में दोस्तों अपन देख रहे हैं। क्योंकि 6वीं 7वीं शताब्दी में जब आपका दोस्तों इन वर्षों से पहले, इस काल से पहले से भारत भूमि पर एक महान राजवंश का शासन था, गुप्त साम्राज्य। जैसे दोस्तों गुप्त साम्राज्य आपका समाप्त हुआ और अंत हुआ उसका, तो दोस्तों इस भारत भूमि पर जो महान साम्राज्य स्थापित किया वो दोस्तों आपका हर्षवर्धन था। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। अपन देखते हैं कि चालुक्य शासक और हर्षवर्धन के बीच में दोस्तों युद्ध का क्या कारण, कि जैसे हर्षवर्धन ने दोस्तों वल्लभी पर आक्रमण करके उसके शासक को पराजित करके दोस्तों वल्लभी को जीत लिया। वल्लभी को जीतने के बाद में दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में दोस्तों युद्ध का कारण माना जाता। देखते हैं दोस्तों, देखिए ऐहोल अभिलेख। एक बार देखना दोस्तों, अपन यहां ऐहोल अभिलेख अपन एक बार दोबारा इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कई बार दोस्तों आपके इस ऐहोल अभिलेख को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका समय आपका 633 और 34, 633 और 34 के बीच में दोस्तों रवि कीर्ति के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, रवि कीर्ति के द्वारा इस अभिलेख की रचना की गई है। ध्यान देना दोस्तों, इस अभिलेख में
हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, इस युद्ध का हमें 633 और 34 के लगभग समय प्राप्त होता है इस अभिलेख के अनुसार। हालांकि इतिहास में इतना कन्फर्म नहीं है, इतना वो नहीं है कि वास्तव में कि कब हुआ था ये युद्ध, लेकिन इस अभिलेख के अनुसार इतिहासकारों ने इस युद्ध का समय ये बताया है 633 और 34। इस युद्ध में दोस्तों, इस युद्ध में हर्ष पराजित हो जाता है, हर्ष पराजित हो जाता है। कौन? आपका वर्धन राजवंश का शासक हर्षवर्धन दोस्तों इस युद्ध में पराजित हो जाता है। देखिएगा दोस्तों, इस युद्ध का उल्लेख हमें कहां कहां प्राप्त होता है, ध्यान देना। इस युद्ध का उल्लेख इतिहास में हमें कहां कहां प्राप्त होता है, एक बार देखिएगा दोस्तों। आपका ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, और ऐहोल अभिलेख के बाद आपके हैंग सांग की कृति सीयू की, एक और आपका ये केरी अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है दोस्तों? ये केरी अभिलेख। उसके बाद में आपका दोस्तों इसी के अंतर्गत सीयू की, इन जगहों से दोस्तों हमें आपके इस हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ उसका हमें उल्लेख प्राप्त होता है। एक बार इधर देखना दोस्तों, अपन देख रहे हैं कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो दोस्तों आपका युद्ध हुआ है उसके बारे में अपन इतिहास के अंतर्गत देख रहे हैं। बहुत आनंद के साथ में दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से अपन इसको देखेंगे। आपका क्वेश्चन अगर यहां से आता है तो दोस्तों इस प्रतियोगिता के महाकुंभ के अंतर्गत आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो दोस्तों एक बार इधर देखने का प्रयास करना, बहुत मजा आएगा। देखिए दोस्तों, आपका ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख दोस्तों आपका दक्षिण भारत के महान राजवंश चालुक्य वंश से संबंधित है। इस अभिलेख को दोस्तों चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासन काल में इसको लिखवाया था या इसकी रचना करवाई गई थी। इसका समय है दोस्तों आपका इतिहास के अंतर्गत 633 और 34 माना जाता है। दोस्तों इसका रचनाकार है पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि दोस्तों आपका रवि कीर्ति। कौन है दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन है? रवि कीर्ति। किसको लिखने वाला? अरे इस ऐहोल अभिलेख की रचना करने वाला जो व्यक्ति है कौन है लाडला? रवि कीर्ति है। कौन है? रवि कीर्ति। यहां तक बात हो गई। आगे देखिएगा दोस्तों कि हमें इस अभिलेख में क्या प्राप्त होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि पहली बार गुर्जर प्रतिहारों के अंतर्गत अपन ने देखा था कि दोस्तों इतिहास में पहली बार गुर्जर शब्द का उल्लेख इस अभिलेख के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है, जो अपन पहले देख चुके हैं। उसके बाद में अपन देख रहे हैं कि इस अभिलेख के अंतर्गत दोस्तों कि हमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आपका अभिलेख है ये। इस कारण इस युद्ध का वर्णन इसमें मिलने के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख माना जाता है। यहां तक कोई समस्या? देखिएगा
इस अभिलेख में दोस्तों वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच, दोनों महान शासकों के बीच दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे आपका एक युद्ध हुआ था 633 और 34 ईस्वी के अंतर्गत। दोनों महान सम्राट थे, अपने अपने वंशों के तत्कालीन भारत के इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध महान योद्धा और महान सम्राट थे दोनों शासक हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। दोनों शासकों के मध्य दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे 633 और 34 के बीच आपका युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों वर्धन राजवंश के महान शासक हर्षवर्धन आपका पराजित हो जाता है। उसने कभी भी इस युद्ध के पराजित होने के बाद दक्षिण भारत की ओर रुख नहीं किया। किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन इस नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में पराजित हो जाता है और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों जीते जाता है। इस युद्ध का उल्लेख दोस्तों हमें इतिहास के अंतर्गत आपके एक तो ऐहोल अभिलेख में प्राप्त होता है, दूसरा आपका दोस्तों येकेरी अभिलेख है। इस अभिलेख में भी इस युद्ध का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से हमें प्राप्त होता है। और दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल के समय महान चीनी यात्री आया था हेंग सांग। हेंग सांग ने भी दोस्तों अपना यात्रा विवरण सियुकी नामक पुस्तक के अंतर्गत लिखा है और इस पुस्तक में दोस्तों इस युद्ध का उल्लेख आपका हेंग सांग भी करता है। तो बताइएगा दोस्तों यहां तक कोई समस्या नहीं है? अरे नहीं है ना, क्या बात है दोस्तों। सभी को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत दोस्तों आपका स्वागत है। देखिएगा दोस्तों अपन आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखिए। आगे अपन देखते हैं कि आपके हर्षवर्धन ने और क्या किया। इसके सबसे महत्वपूर्ण जो दोस्तों साम्राज्य विस्तार में है पंच भारत विजय। ध्यान देना दोस्तों, इतिहास में पहले नहीं सुना होगा, कई बार पूछा जाता है। अरे इस प्रतियोगिता के महाकुंभ में, इस महाभारत में दोस्तों कई बार पूछा गया है कि पंच भारत विजय किस शासक से संबंधित है। ध्यान देना दोस्तों, किस शासक से संबंधित है? अरे हर्षवर्धन से संबंधित है। किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से संबंधित है। क्या चीज? पंच भारत विजय। एक बार देखिएगा दोस्तों, इस पंच भारत विजय में दोस्तों आपके कौन कौन से राज्य आते हैं जिन्होंने हर्षवर्धन ने जीता। पहला राज्य आपका आता है दोस्तों पंजाब, कि हर्षवर्धन ने इस पंच भारत विजय में पंजाब को जीता पहले। उसके बाद में दोस्तों इसने आपके बंगाल को जीता। बंगाल के बाद में दोस्तों हर्षवर्धन ने कन्नौज को जीता। किसको जीता? कन्नौज को जीता। कन्नौज को जीतने के बाद में दोस्तों हर्षवर्धन ने मिथिला को जीता। किसको जीता? मिथिला को। मिथिला को जीतने के बाद में दोस्तों आपके हर्षवर्धन ने उड़ीसा को जीता। और यही दोस्तों 5 राज्यों की विजय के कारण इस विजय को पंच भारत विजय कहा जाता है। आगे दोस्तों समझ में कि पंच भारत विजय में कौन कौन से राज्यों को हर्षवर्धन ने अपने शासन में अधिकार कर लिया। ये है आपके 5 राज्य और इन 5 राज्यों की विजय को ही दोस्तों पंच भारत की विजय कहा जाता। समझ में आ गया यहां तक? देखिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। इस विजय के बाद में ध्यान देना दोस्तों कि इस विजय के बाद में हर्षवर्धन ने अपने और भी दूसरे राज्यों पर अधिकार किया। देखिए कौन से राज्यों पर दोस्तों? इसने कश्मीर, नेपाल और नेपाल के साथ में दोस्तों कामरूप को भी जीता। ध्यान देना, कश्मीर, नेपाल
और नेपाल के बाद में दोस्तों कामरूप। कामरूप दोस्तों आपका असम में है। कहां है? असम में। देखिए इनको भी जीतकर हर्ष ने अपने राज्य में मिला लिया। देखिए दोस्तों एक बार इधर देखने का प्रयास करना कि अपन देख रहे हैं हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपका ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से पूछा जाता है पंच भारत विजय। किससे दोस्तों? पंच भारत विजय। पंच भारत विजय दोस्तों के किस शासक से संबंधित है? या इतिहास में पंच भारत विजय किससे संबंधित है? किस शासक ने पंच भारत विजय की? कई बार पूछा है, हजारों बार आपका क्वेश्चन आया है दोस्तों, तो एक बार इसको देखना। अरे पंच भारत विजय आपके हर्षवर्धन से संबंधित है। हर्षवर्धन ने ही दोस्तों पंच भारत विजय की है इतिहास के अंतर्गत। देखिएगा दोस्तों इस पंच भारत विजय में सबसे पहले हर्षवर्धन ने पंजाब को जीता, बंगाल को जीता, कन्नौज को जीता, मिथिला आपका बिहार में है, मिथिला को जीता, और दोस्तों आपका उड़ीसा को हर्षवर्धन ने जीता। यही 5 राज्यों की विजय पंच भारत विजय कहलाती है। क्या कहलाती है? अरे इन 5 राज्यों की विजय जब हर्षवर्धन ने की है तो दोस्तों इतिहास में ये 5 राज्यों की विजय हर्षवर्धन के शासन काल में पंच भारत विजय कहलाती। दोस्तों इस पंच भारत विजय के बाद में हर्षवर्धन ने कश्मीर को जीता और नेपाल को जीता, कामरूप को जीत करके अपने राज्य में इसने मिला ले। आपका कामरूप दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी राज्य था जो वर्तमान में असम राज्य के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ का शासक हर्षवर्धन के समय भास्कर वर्मा था। हैंगसांग इस भास्कर वर्मा के दरबार में भी गया था। ध्यान देना दोस्तों कि कामरूप का शासक हर्षवर्धन के समय कौन था दोस्तों? अरे भास्कर वर्मा। कौन था? भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा यहाँ का शासक था और दोस्तों हैंगसांग इस शासक के, इस राजा के दरबार में भी गया था। देखेंगे जब हैंगसांग अपन देखेंगे कि वो भारत की कहां कहां कौन कौन से क्षेत्रों के हैंगसांग ने दोस्तों यात्रा की, तो यहां तक कोई समस्या नहीं है क्या दोस्तों? एक बार देख लीजिए फिर अपना आगे देखते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए चलिए दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन का अंतिम अभियान या अंतिम युद्ध कौन सा था। ध्यान देना कि हर्षवर्धन का अंतिम अभियान और दोस्तों अंतिम युद्ध कौन सा था। देखिए बताने का प्रयास करना दोस्तों, क्या बात है। एक बार अगर आपको आता है तो बताने का प्रयास करना, बहुत आनंद आएगा। अरे आपकी गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, गलत ही बताने का प्रयास करो लेकिन बताओ जरूर। फिर देखिए आनंद इतिहास के अंतर्गत। देखिए कोई बात नहीं है। हर्ष का अंतिम युद्ध 643 44 में गंजाम दोस्तों, इस गंजाम को कांगोद भी कहा जाता है। गंजाम या कांगोद जो आपका दोस्तों कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा पर था।
याद आ गया कहाँ किया हर्षवर्धन ने अपना अंतिम अभियान या अपना अंतिम युद्ध। देख ध्यान देना दोस्तों, हर्षवर्धन का अंतिम युद्ध या आपका अंतिम अभियान दोस्तों 643-44 में गंजाम या कांगोद जो दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य के अंतर्गत स्थित है, इस राज्य पर दोस्तों हर्षवर्धन ने आक्रमण किया 643-44 ईस्वी में और वहां के शासक को पराजित करके अपने क्षेत्र में इसको शामिल कर लिया। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए हर्ष ने 641 ईस्वी में चीनी शासक ताई सुंग के दरबार में अपना राजदूत भेजा। किसने? हर्षवर्धन। कौन था दोस्तों शासक? ताई सुंग। इसको एक नाम से और जाना जाता है दोस्तों, ध्यान देना कि इस ताई सुंग को लेआंग क्या जाना जाता है दोस्तों? सॉरी तेआंग। दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है आपकी एग्जाम, या तो दोस्तों ताई सुंग है या तेआंग। कहां का शासक था? अरे चीन का शासक था। देखिए कि हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में 641 ईस्वी में चीनी शासक आंग ताई सुंग के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। इसके बाद चीनी शासक ने भी हर्ष के दरबार में 3 दूत मंडल भेजे। इसके प्रति उत्तर में चीनी शासक ताई सुंग ने इस दरबार के जो राजदूत भेजा, इसके प्रति उत्तर में उसने 3 दूत मंडल आपके हर्षवर्धन के दरबार में भेजा। देखते हैं कि कौन कौन से आपके दरबार में आए, एक बार इसको देख लेते हैं फिर समझेंगे दोस्तों। देखिए पहला आपका चीनी मंडल आया, पहला चीनी मंडल। अरे खाने वाली चीनी नहीं है, ये खाने वाली चीनी नहीं है, यहां चीनी एक देश है। पहला चीनी मंडल आया दोस्तों आपका 641 ईस्वी में। कब आया? 641 ईस्वी में दोस्तों चीनी शासक तेआंग ने 641 में दोस्तों चीनी शासक तेआंग ने लियांग हुई किंग, नाम बहुत अच्छे हैं, लियांग होई किंग। ये है कि पहला चीनी मंडल आपका 641 ईस्वी में लियांग हुई किंग के नेतृत्व में हर्षवर्धन के दरबार में आया। नाम आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए उसके बाद में दूसरा चीनी मंडल कब आया दोस्तों? 643 ईस्वी में। अब कौन आएगा भाई साहब? देखिए कि 643 ईस्वी में हर्षवर्धन ने दोस्तों कौन सा आपका दरबार हर्षवर्धन के दरबार में चीनी शासक ने भेजा? देखिए 643 में
ली पिएओ नामक व्यक्ति के नेतृत्व में चीनी शासक ने हर्षवर्धन के दरबार में दूसरा दूत मंडल भेजा। उसके बाद में तीसरा दूत मंडल, तीसरा दूत मंडल दोस्तों आपका हर्षवर्धन के दरबार में आता है 647 में। कब आता है दोस्तों? 647 में। 647 में तीसरा चीनी मंडल आता है आपका वैन वान से। ये आपके तीनों चीनी मंडल हो गए जो हर्षवर्धन के दरबार में दोस्तों आए। कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी जा करके देख लेना, अगर आपको ये मिल जाए कि कौन कौन से दूत मंडल कब कब आए। एक बार पीछे चलें या यहीं तक देखिए और अपन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एक बार पीछे देख लेते हैं लाडलों, देखिए तो समझिएगा एक बार कि हर्ष का अंतिम युद्ध दोस्तों आपका 643-44 में गंजाम प्रदेश या कांगोद प्रदेश पर था, जो आपका वर्तमान में उड़ीसा पर कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। गंजाम या कांगोद प्रदेश पर हर्षवर्धन ने अपना अंतिम युद्ध या अंतिम अभियान किया था और इस युद्ध में हर्ष ने विजय प्राप्त किए थे। दोस्तों ध्यान देना, 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने अपने एक दरबारी कवि या अपना एक दरबारी दूत मंडल दोस्तों चीनी शासक ती आंग के दरबार में भेजा या ताई सुंग के दरबार में भेजा। किसने? हर्षवर्धन ने चीनी शासक ती आंग या दोस्तों ताई सुंग के दरबार में एक राजदूत या दरबार भी भेजा। किसने? हर्षवर्धन। दोस्तों इसके प्रति उत्तर में चीनी शासक ती आंग ने हर्षवर्धन के दरबार में 3 दूत मंडल भेजे। कितने दूत मंडल भेजे दोस्तों? 3 दूत मंडल भेजे। कितने? 3 दूत मंडल भेजे। अब देखिए कौन कौन से दूत मंडल है। देखिए पहला दूत मंडल चीनी शासक ती आंग ने भेजा दोस्तों 641 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? लियांग हुई किंग के नेतृत्व में पहला चीनी दूत मंडल भारत आया हर्षवर्धन के शासन काल। उसके बाद में चीनी शासक ती आंग ने दोस्तों दूसरा दूत मंडल 643 ईस्वी में ली पिएओ के नेतृत्व में भेजा। कब आया? 643 ईस्वी में यह दूत मंडल भारत आया। उसके बाद दोस्तों तीसरा दूत मंडल भारत आया 647 ईस्वी में वेंग हांग से के नेतृत्व में। ये तीनों दूत मंडल चीनी शासक ती आंग के शासन काल में भारत के शासक हर्षवर्धन के दरबार में आए। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे दोस्तों देखिए राजतरंगिणी, ध्यान देना दोस्तों, राजतरंगिणी के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजतरंगिणी के अनुसार दोस्तों आपका हर्ष बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले शिव धर्म को मानता था। शिव धर्म को मानता था। कौन? आपका हर्षवर्धन।
दोस्तों हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा मानने वाला था, इसी कारण इसको दूसरा अशोक भी कहा जाता है इतिहास के अंतर्गत। इसी कारण दोस्तों अभिलेखों में हर्षवर्धन को परमाहेश्वर कहा जाता है। स्वर कहा जाता है। किस कारण? ध्यान देना दोस्तों, देखिए बहुत आनंद के साथ में हर चीज को अपन दोस्तों अच्छी तरीके से देखेंगे। आपके जब एग्जाम दोगे, पेपर उठा करके आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ से बाहर आपका पेपर नहीं होगा। इतना मैं आपको वादा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि आपका यहाँ से अगर एग्जाम के बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। अरे अपन पढ़ ही इतना रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप फालतू में टेंशन ले ले तो कभी कभी टेंशन लेने की नहीं होती है दोस्तों, देने की होती है। हमेशा दूसरे को टेंशन दिया करो और बड़े ढंग से आराम से सोया करो, कुंभकर्ण की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए राज तरंगिणी दोस्तों जम्मू कश्मीर के महान कवि आपके कलहन के द्वारा लिखी गई थी। और दोस्तों कलहन ने कहा है कि हर्ष बौद्ध धर्म को मानने से पहले शैव धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था? अरे शैव धर्म को मानता था। कई बार क्वेश्चन आया है, हजारों बार आपके इस प्रतियोगिता के महाभारत में दोस्तों क्वेश्चन टपका है। यह नोट लगा करके लिख लेना, लाडलों दोबारा नहीं बोलूंगा कि कितनी बार एग्जाम में आया है, अब भी टपक सकता है पेपर के अंदर। ध्यान आपको रखना है कि जरूर आपकी जो सितंबर में एग्जाम होगी उसके अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जरूर टपकेगा। ध्यान देना दोस्तों कि यह शैव धर्म को मानने के कारण दोस्तों आपके इस हर्षवर्धन को अभिलेखों में परमाहेश्वर कहा गया है। क्या कहा गया है? अरे परमाहेश्वर कहा गया है। किसको? हर्षवर्धन को क्या कहा गया है? परमाहेश्वर। किसको? हर्षवर्धन। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे अपन चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिएगा दोस्तों प्रयाग, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है, नोट लगा करके दोस्तों इसको देखना। प्रयाग महामोक्ष परिषद, प्रयाग महामोक्ष परिषद, नोट लगा करके दोस्तों इसको थोड़ा देखना, स्टार लगा करके इस चीज को आप लिख लेना। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हर्षवर्धन के शासन काल में प्रयाग के अंदर दोस्तों शासन के प्रत्येक 5वें वर्ष हर्षवर्धन दोस्तों एक सम्मेलन का आयोजन करता था। और दोस्तों एक सम्मेलन इसका प्रयाग के अंतर्गत हुआ, उसी के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। हर्ष अपने शासन, ध्यान देना दोस्तों, अपने शासन काल में हर्ष अपने शासन काल में दोस्तों प्रत्येक 5वें वर्ष में, प्रत्येक 5वें वर्ष में, प्रत्येक 5वें वर्ष में दोस्तों प्रयाग में, प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में धर्म महासम्मेलन का आयोजन करता था। धर्म महासम्मेलन का आयोजन
करता था। कौन? हर्षवर्धन। देखिए दोस्तों, इस सम्मेलन में हर्ष दान भी करता था। क्या करता था दोस्तों? दान भी करता था। देखिए दोस्तों, आगे इस सम्मेलन में 18 देशों के राजाओं ने भाग लिया। 18 देशों के राजाओं ने भाग लिया, यानी कि 18 राज्यों का जो शासक थे, यह सम्मेलन 75 दिन तक चलता था। कितने दिन तक चलता था दोस्तों? 75 दिन तक चलता था। एक बार इसी में दोस्तों अपन थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, बहुत फिर एक साथ समझेंगे। देखिए दोस्तों, इस महासम्मेलन में ध्यान देना दोस्तों, इस महासम्मेलन में प्रथम दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या क्या होता था, एक बार देखना दोस्तों। इस प्रयाग महासम्मेलन के अंतर्गत अपन समझेंगे। अभी एक बार मैं लिख देता हूं दोस्तों। देखिए, प्रथम दिन है महात्मा बुद्ध और दोस्तों आदित्य और तीसरे दिन दोस्तों आपका किसकी? शिव की पूजा की जाती थी। देखिए दोस्तों, दानशीलता के कारण हर्ष को भारत का हातिम कहा जाता है। भारत का हातिम कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पीछे चलते हैं, एक बार पीछे देखने का प्रयास करना। अपन देख रहे हैं दोस्तों, हर्षवर्धन के शासन काल के अंतर्गत उसके समय में दोस्तों प्रयाग के अंतर्गत एक धर्म सम्मेलन का आयोजन वो करता था। शासन के प्रत्येक 5वें वर्ष, कितने वर्ष में दोस्तों? अरे 5वें वर्ष में हर्ष अपने शासन काल के अंदर प्रयाग के अंदर दोस्तों एक धर्म महासम्मेलन का आयोजन करता था। कितने वर्षों के अंतर्गत? 5 वर्षों के अंतर्गत। कौन करता था? हर्षवर्धन। दोस्तों, हर्षवर्धन इस सम्मेलन में दान देता था, इतना दान देता था दोस्तों कि हर्षवर्धन को भारत का हातिम भी कहा जाता है। हर एक ईरान का महान शासक हुआ है जो दोस्तों हातिम था, उसने इतना दान किया कि दोस्तों उसका नाम बहुत अच्छे तरीके से
सम्मान के साथ में लिया जाता है। तो भारत का हातिम किसे कहा जाता है दोस्तों? हर्षवर्धन को कहा जाता है। किस कारण कहा जाता है? अपने दानशीलता के कारण कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों। अरे इस सम्मेलन में 18 देशों के राजाओं ने भाग लिया, 18 राज्यों के शासकों ने या 18 देशों के राजाओं ने इस धर्म के महासम्मेलन में दोस्तों भाग लिया। दोस्तों यह सम्मेलन आपका 75 दिन तक चलता था। कितने दिन तक चलता था? अरे 75 दिन तक आपका यह धर्म महासम्मेलन चलता था दोस्तों। देखिए आगे इस धर्म महासम्मेलन में दोस्तों पहले दिन महात्मा बुद्ध की पूजा होते, दूसरे दिन दोस्तों आदित्य सूर्य की पूजा करते, तीसरे दिन दोस्तों भगवान शिव की पूजा करते इस धर्म के महासम्मेलन। और अपने दानशीलता के कारण दोस्तों हर्षवर्धन को भारत का हातिम कहा जाता। क्या कहा जाता है दोस्तों? हातिम कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों अपन आगे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी दोस्तों नोट लगा करके लिखना। कन्नौज की धर्म सभा, धर्म सभा कब हुई दोस्तों? 643 ईस्वी। 643 ईस्वी में दोस्तों कन्नौज के अंतर्गत हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में एक धर्म सभा का आयोजन करवाया। देखिए महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान धर्म की महत्ता स्थापित करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। कौन सा दोस्तों? कन्नौज धर्म सम्मेलन या धर्म सभा। यह दोस्तों आपका 20 दिन तक चला। कितने दिन तक चला? कितने दिन तक चला? देखिए 20 दिन तक चला। और दोस्तों इस महाधर्म सम्मेलन में 20 देशों के राजाओं ने भाग लिया। राजाओं ने भाग लिया किसमें? इस धर्म सम्मेलन। देखिए दोस्तों अध्यक्ष, इस धर्म सभा का अध्यक्ष दोस्तों हेंग सांग था। कौन था दोस्तों? हेंग सांग। देखिएगा दोस्तों एक बार इसको समझने का प्रयास करना। देखिए देखिए दोस्तों बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में हर्षवर्धन ने दोस्तों अपने शासन काल में अपने दूसरी राजधानी कन्नौज के अंतर्गत दोस्तों एक धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। कब किया? 643 ईस्वी के अंदर। 643 ईस्वी के अंतर्गत दोस्तों हर्षवर्धन ने अपने राजधानी कन्नौज के अंतर्गत एक धर्म सभा का आयोजन किया। इस धर्म सभा का अध्यक्ष दोस्तों चीनी यात्री हेंग सांग को बनाया गया। किसको बनाया गया? हेंग सांग को बनाया गया। दोस्तों इस धर्म सम्मेलन का बुलाने का कारण था कि बौद्ध धर्म के एक शाखा महायान शाखा की
दोस्तों महत्ता स्थापित करने के लिए हर्षवर्धन ने यह धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। किस चीज के लिए किया? बौद्ध धर्म की एक शाखा है महायान और हीनयान, दो शाखाओं के अंतर्गत बटा हुआ आपका बौद्ध धर्म। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की महायान शाखा की महत्ता को स्थापित करने के लिए हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में अपने राजधानी के अंतर्गत दोस्तों एक धर्म सम्मेलन या धर्म सभा का आयोजन किया। कब किया? 643 ईस्वी के अंतर्गत। इसका अध्यक्ष कौन था? चीनी यात्री हेंग सांग इस धर्म सभा का अध्यक्ष बना। देखिए दोस्तों इस धर्म सभा में 20 दिन तक आपका यह सम्मेलन चला और 20 देशों के राजाओं ने इस धर्म सम्मेलन में भाग लिया, जबकि प्रयाग धर्म सम्मेलन में 18 देशों के राजाओं ने भाग लिया और वो आपका 75 दिन तक चला, जबकि यह 20 दिन चला और 20 देशों के राजाओं ने भाग लिया। यहां तक कोई समस्या है या नहीं है? नहीं है ना? देखिए तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। आगे अपन देखेंगे कल की क्लास के अंतर्गत। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप दोस्तों इसी तरह लगातार रोजाना हमारे इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला से दोस्तों जुड़े रहिएगा। दोस्तों आप सभी एक बार अपने अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक आपके इस इतिहास की क्लास दोस्तों आप पहुंचा सके। अगर दोस्तों उन विद्यार्थियों तक भी ये क्लास आपकी पहुंच जाएगी तो दोस्तों आपने अपने इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य कर दिया। वो आपका इतना आशीर्वाद और इतना वो देगा दोस्तों बहुत ज्यादा। तो दोस्तों आप लगातार रोजाना अपने इस देव क्लासेज जो ऑनलाइन पाठशाला है, जो 12 से 1 जो आपके यूट्यूब पर जो क्लास चलती है, उसको दोस्तों आप रोजाना जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। मिलते हैं कल दोस्तों इसी समय, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ, इसी जिज्ञासा के साथ में दोस्तों आप लगातार जुड़े रहिएगा। नमस्कार।